नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेवेंद्र साहू। दोस्तों, आज का ये टॉपिक है, एक नया टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, जो 2020 में जो संशोधन हुआ है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो 2019 का जो निकला था वैकेंसी शिक्षक भर्ती का, उसमें यहाँ सिलेबस नहीं है, लेकिन हो सकता है 2023 का जो निकलने वाला है उसमें यहाँ टॉपिक सिलेबस एक रूप में दिया जा सकता है। इसलिए जो है मैंने इससे पहले जो है आरटी एक्ट 2009 को पढ़ाया है, अब जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ा रहा हूँ 2020 का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो है शिक्षा का पैटर्न को चेंज कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, 5+3+3+4 लिखा है। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते थे 12वीं, तो क्या लिखा होता था 10+2, अर्थात क्या हो गया, 12वीं का हो गया। तो यहाँ पर क्या है 5+3+3+4। तो इसको मैं समझा दूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को जो दिनांक है, जो डेट है, उसको अच्छे से याद रखना। क्या बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की है और यह शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, यानी कि इससे पहले जो है 1986 में बनी हुई थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद जो है 34 वर्ष बाद 2020 में इसे पुनः संशोधन किया गया है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है और इस नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय, पहले क्या है 2020 से पहले मानव संसाधन मंत्रालय था, लेकिन अब इसका नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया है, शिक्षा मंत्रालय। अब इसे शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये तो था जो सिंपल से जानकारी मैंने यहाँ पर बता दी है। अब देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख बिंदु कौन कौन से है, उस चीज को देखने वाले हैं। सबसे पहले स्कूल शिक्षा संबंधी जो प्रावधान किया गया है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 डिजाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है, जो 3 से आयु वाले बच्चों को सम्मिलित करता है। दोस्तों, इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि 5 वर्ष की फाउंडेशन स्टेज, 3 साल का प्री प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1 और 2, 3 वर्ष का प्रिपरेटरी स्टेज ग्रेड 3, 4, 5 है। उसके बाद 3 वर्ष का या उच्च प्राथमिक चरण जो कि ग्रेड है 6, 7, 8 है, और 4 वर्ष का मध्य या माध्यमिक चरण ग्रेड 9, 10, 11 और 12 है। इस तरीके से अभी जो बताया था आप लोगों को 5+3+3+4 है। अब इसको शॉर्टकट भाषा में समझा रहा हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, अच्छे से समझना है। यहाँ पर तो मैं जो बताया वो समझ नहीं आया आप लोगों को। अगर इन शब्दों को हम जोड़ देते हैं, इस अंकों को हम जोड़ते हैं, तो कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, लेकिन हम पहली क्लास से 12वीं तक के अगर गिनती देखते हैं तो कितना होगा, 12 होगा। और यहाँ पर 15 है। जैसे कि पहले क्या होता था कि 12वीं है तो 12वीं में 10+2 के हिसाब से चलता था, लेकिन यहाँ पर तो 12 अंकों के लिए 15 हो रहे हैं। तो 3 अंक एक्स्ट्रा कहाँ से आए, तो यही जो 3 अंक है आपको पहली क्लास से पहले का है। चाहे उसे आप आंगनबाड़ी कहो, चाहे बालवाड़ी कहो, चाहे PP1 PP2 के हिसाब से जो चलता है उसको कह सकते हो। तो कुल मिला के 3 वर्ष है। ठीक है, ये इतना समझ आ गया। अब अच्छे से समझना क्या बोला गया यहाँ पर। पहला 3 साल प्री प्राइमरी, यानी कि आपको पहली क्लास में भर्ती होने से पहले 3 साल का अलग से इसमें जोड़ा जाएगा। चाहे वहाँ PP1 का हो, PP2 का हो, और जो है आंगनबाड़ी है, या फिर और कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन और कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, 3 वर्ष का हो गया। उसके बाद पहली क्लास, दूसरी क्लास, अब कितना हुआ, 5 हो गया। ठीक है, तो ये 5 आ गया। उसके बाद जो है तीसरी, चौथी और 5वीं, ये जो हो गया 3, तो यहाँ पर आ गया 3। उसके बाद है 6वीं, 7वीं और 8वीं, पुनः आ गया 3। उसके बाद जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, कितना हो गया, 4, तो यहाँ पर आ गया 4। तो इसी आधार पे है 5+3+3+4, ये इसी आधार पर यहाँ पैटर्न है। अब आपको यहाँ पर मैंने बहुत ही आसान शब्दों में समझा दिया है, तो फिर आप जो है एक बार और सुन लेना है वीडियो को बैक करके। ठीक है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अब यहाँ पर देखते हैं कि नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत HHRO द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना
का प्रस्ताव किया गया है और इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा 3 स्तर तक बच्चों के लिए आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा। 2025 तक जो है कक्षा 3 तक से जो स्तर के बच्चे हैं उनके लिए आधारभूत कौशल जो सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद है भाषाई विविधता का संरक्षण। तो भाषाई विविधता को संरक्षण देने के लिए इन्होंने क्या किया है कि नई शिक्षा नीति 2020 में कक्षा 5 तक यानी कि 5वीं क्लास तक से जो बच्चे हैं उनको शिक्षा अपनी मातृभाषा में, स्थानीय भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में, जैसे कि छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं तो उसमें उसके लिए क्या है, एक प्रावधान किया गया कि आप इसे छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ा सकते हो या इसके लिए एक पाठ्यक्रम भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके माध्यम से जो है अपनाने पर बल दिया गया है। और कक्षा 8वीं के बाद, ये जो है 5वीं तक है, उसके बाद 6, 7, 8, 8वीं के बाद जो है 8वीं तक से या 8वीं के बाद भी इस शिक्षा को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। ये स्कूल पर है या उस जो लोकल जो जैसे कि छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड है तो उसके अनुरूप है कि आप जो है अपनी मातृभाषा का एक सिलेबस डाल सकते हो या फिर नहीं डाल सकते, लेकिन ये जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाव दिया गया है कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद है स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा, परंतु किसी भी प्रकार से कोई बाध्यता नहीं होगी। यानी कि जो है आपको उच्च स्तरीय जैसे कि शिक्षा है उस क्षेत्र में आप लोगों को अपनी जो है जैसे कि प्राचीनतम भाषा है, कह सकते हैं संस्कृत है, ठीक है, तो उसको भी ऑप्शन के तौर पर रखा जाएगा। ये नहीं कि बाध्यता है कि इसको पढ़ना है, ये बाध्य नहीं है, लेकिन हाँ ये ऑप्शनल में है, आप इसका उपयोग कर सकते हैं, इसका उपलब्ध रहेगा। उसके बाद है शारीरिक शिक्षा। दोस्तों ये जो है जितना भी जो शिक्षा नीति बनाया है वह एक एक पहलू को ध्यान में रखकर बनाया गया है कि जैसे कि शारीरिक शिक्षा है, भाषाई शिक्षा है या और कुछ भी सामाजिक स्तर पर शिक्षा है, तो इन सभी के बारे में ध्यान रखकर बनाया गया है। यहाँ पर क्या है, शारीरिक शिक्षा, तो विद्यालय में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेलकूद जैसे कि खेलकूद है, योग है, नृत्य है, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम आदि में भाग ले सके। यानी कि जो है लोकल स्तर पे हो, जैसे कि छोटे स्तर पे स्कूल हो या बड़े स्तर पे, उसमें जो है खेल कूद की जो काम है जैसे कि व्यायाम है, खेल कूद है, नृत्य है, मार्शल आर्ट है, इन सभी का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, इनका पढ़ाई भी किया जाएगा और इसका जो है बीच बीच में जो है कार्यक्रम भी चलता रहेगा, चाहे वह संकुल स्तर पे हो चाहे जिला स्तर पे हो, ठीक है, तो उस आधार पे चलता रहेगा। उसके बाद है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार है। तो पाठ्यक्रम कैसे तैयार करना है और उनका मूल्यांकन किस तरीके से करना है, इसमें हम देखेंगे। क्या बोला गया है कि इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों पर एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि कला और विज्ञान, व्यावसायिक, शैक्षणिक विषयों पर भी इसके पाठ्यक्रम या पाठ्येतर के जो गतिविधि के बहुत अधिक अंतर नहीं होगा, लगभग सिमिलर रूप से एक ही समान होगा। उसके बाद है कक्षा 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को सम्मिलित कर दिया जाएगा। कक्षा 6वीं से 5वीं तक तो हो गया है, उसके बाद 6वीं से लेकर जो कॉमर्स से संबंधित है, जैसे कि थोड़ा बहुत जैसे कि कह सकते हैं इकोनॉमिक्स से संबंधित जो जानकारी है, उन सभी का इसमें पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जाएगी। उसके बाद है कक्षा 10 और 12वीं की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें जो है भविष्य में सेमेस्टर या बहुविकल्पी प्रश्न आदि जैसे सुधारों को सम्मिलित किया जा सकता है। यानी कि जैसे कि 12वीं और 10वीं 12वीं में क्या चलता है, जैसे कि एग्जाम होता है बोर्ड, ठीक है, तो उसमें जो है अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें बहुविकल्पी के रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, जैसे कि 12वीं करने के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होता है उसमें भी आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा और प्लस जो है कम समय में ज़्यादा प्रश्न हल करने के भी आप में क्षमता हो जाएगी। तो ये जो है राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति है उसके लिए भी यहाँ इस चीज़ को रखा गया है, इस चीज़ में सुधार करने के लिए बात कही गई है। उसके बाद क्या लिखा है इसमें, छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। कुल मिलाकर टेक्नोलॉजी का क्षेत्र है। उसके बाद है शिक्षण व्यवसाय से संबंधित सुधार है। तो शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शिता प्रक्रिया का पालन तथा समय समय पर किए गए
कार्य प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति होगी। जैसे कि कोई टीचर है, अब उनका पदोन्नति करना है तो किस आधार पे करना है, ये भी उसमें लिखा गया है कि उनके जो है पढ़ाने का तरीका है, बच्चों द्वारा उसके प्रति जो व्यवहार है, और कह सकते सबसे बड़ी बात है कि उनके जो है कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर इनका पदोन्नति किया जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक का विकास किया जाएगा। यानी कि इसमें जो है शिक्षकों का जो है किस तरीके से उसका प्रदर्शन चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर मानक तय किया जाएगा। अगला है वर्ष 2030 तक का जो अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। पहले होता था लेकिन अब जो है लगभग जरूरी हो गया है। यहाँ पर क्या लिखा गया है, बीएड है, अभी भी क्या चलता है छत्तीसगढ़ में बीएड और डीएड चलता है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि योग्यता 4 वर्षीय है क्या, उसके बाद जो है 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। ये जो है 2030 तक की बात है। शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6% यानी कि देश में जैसे कि जीडीपी है, ठीक है, 100% है, उसका जो 6% भाग जो है शिक्षा के क्षेत्र में व्यय करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कि उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान, जो उच्च शिक्षा है उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात को 26.3% से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो है लक्ष्य को रखा गया है, ठीक है। उसके बाद है नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत स्नातक पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप में सुरक्षित करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट किया जाएगा ताकि अलग अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके। उसके बाद है नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों इसके बाद आता है भारतीय उच्च शिक्षा आयोग को, जैसे कि अभी बताया था मुख्य पॉइंट हो गया, ये मुख्य बिंदु है जो कि एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो मुख्य बिंदु है, मुख्य टॉपिक मतलब क्या है कि किस क्षेत्र में क्या विकास करना है, चाहे शिक्षक के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे उच्च शिक्षा हो चाहे जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा हो, उनसे संबंधित यहाँ पर बात कही गई है। उसके बाद देखते हैं भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग नई शिक्षा नीति में देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एकल नियामक अर्थात भारतीय उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल निकाय के रूप में कार्य करेगा। मतलब कौन कौन सी चीज को छोड़कर, चिकित्सा के क्षेत्र को और कानूनी शिक्षा को, ये दोनों शिक्षा को छोड़कर जो है बाकी और जो शिक्षा के क्षेत्र में है उसके लिए जो है एकल निकाय के रूप में कार्य किया जाएगा, इसमें करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु 4 निकाय निम्नलिखित है। पहले से क्या है 4 निकाय इसमें से तय किया गया, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले क्या है कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नियामक परिषद, जिसे कहा जाता है NHERC, यह शिक्षा सहित उच्च शिक्षा के लिए नियामक का कार्य करेगा। दूसरा क्या है सामान्य शिक्षा परिषद है, जिसे कहा जाता है GEC, है ना, जनरल एजुकेशन जो है काउंसिल है। तो यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढांचा तैयार करेगा, अर्थात इनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद, जिसे कहा गया है NSC, यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रूप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्वप्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा। उसके बाद है उच्च शिक्षा अनुदान परिषद, जिसे कहा गया है HGFC, यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिए वित्त पोषण का कार्य करेगा। वित्त पोषण का कार्य करेगा मतलब समय समय पर इसके लिए वित्त जग को जारी करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से नई शिक्षा नीति का जो है 2020 का जो है मैंने आपको जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसी को समझा है, ठीक है। इसमें मैं आप लोगों के लिए लास्ट में एक होमवर्क लाया हूँ,
इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मतलब कल आ जाएगा, तो उसमें जो है आप लोगों को 30 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो कि सिर्फ और नई शिक्षा नीति के आधार पर होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया है, खासकर से इसको याद रखना है 5+3+3+4 को। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा गया है कि कितने वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? तो कितने वर्षों के बाद जो है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई है? 28 वर्ष है, 32 वर्ष है, 34 वर्ष है या 52 वर्ष है? तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करें। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।